नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लांजी मजदूरों को वापस घर लाने को लेकर धरने पर बैठे पूर्व विधायक किशोर समृद्धि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को 1 मई मजदूर दिवस से पूर्व उनके घरों तक पहुंचाने की मांग को लेकर 26 अप्रैल से लांजी विधानसभा के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर निश्चित धरना अपने निवास पर प्रारंभ कर दिया है। किशोर समृद्धि का कहना है कि 1 मई मजदूर दिवस के पूर्व ही सभी मजदूरों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाएं। इसके अलावा अन्य मांगों लॉकडाउन को परिस्थिति में पूरी दुनिया के देश के मजदूरों पर अत्याचार बंद करें। लॉकडाउन में फंसे पूरी दुनिया में मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के दूसरे राज्यों में फंसे 8.50 लाख मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। मध्य प्रदेश के लांजी विधानसभा क्षेत्र के 80,000 मजदूरों को जो हैदराबाद, बेंगलुरु, तेलंगाना, मुंबई, चेन्नई में फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को उनके घरों तक वापस पहुंचाया जाए। आप किसानों के नेता हैं और मजदूरों के भी। इसके पहले भी आपके द्वारा कई बार हड़ताल और ये सब चीज़, हर समय आप किसानों और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी भी आपकी लड़ाई मजदूरों के लिए ही है, तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग बाहर फंसे? हम मूल बात बताएं कि WHO ने दुनिया के पूरे वर्ल्ड में, मतलब यूनाइटेड नेशन को साथ में लेके और पूरी दुनिया के ड्रग माफिया को साथ में लेके और चीन को साथ में लेके, जो बायोलॉजिकल वेपन है कोरोना वायरस है, जो चीन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए, और जो अर्थव्यवस्था अपनी ताकतवर बन के बारूद और युद्ध में जो खर्च होती थी, तो पूरी दुनिया के ड्रग माफिया ने उसको ह्यूमन में, दवाओं में खर्च करने के लिए इसने इस तरह का एक वायरस का छिड़काव किया चाइना ने, जिसके खिलाफ WHO ने पूरी दुनिया में एडवाइजरी जारी करके 10 जून तक की सोशल डिस्टेंसिंग और क्या कहना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की। इस मेडिकल इमरजेंसी ने पूरी दुनिया में खेती से लेकर सारा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, और सबसे ख़राब स्थिति हो गई कि स्कूलों में बच्चों ने जाना, स्कूल बंद हो गए, एजुकेशन बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, और जो 60 करोड़, अकेले इंडिया में 60 करोड़ मजदूर और पूरी दुनिया के देशों में करोड़ों मजदूर फंस गए पूरे लॉकडाउन में। भारत में 22 मार्च से जो लॉकडाउन चालू हुआ है, 3 मई तक की स्थिति हो गई। छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार भूखे प्यासे मजदूर घरों में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिवार का कि कब लॉकडाउन हटे और कब हम अपने परिवार से मिलें। आप क्या चाहते हैं ऐसे मजदूरों को वापस लाने के लिए? सरकार भी अभी उचित कदम उठा रही है। देखिए, सरकार तो बाद में उठा रही है। जब हमने इस पूरे मामले को उठाया, पीएमओ को हमने बोला, राष्ट्रपति को बोला, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बोला, और मध्य प्रदेश सरकार को कहा, तब जाके अभी सरकार जागी और सरकार कह रही है कि हम मजदूरों को ले आएंगे। लेकिन मेरा कहना, जिन अमीरों को लाने आपने, मेरा नहीं कहना कि अमीरों के घर में कोई भेद है, भारत के नागरिक हैं, लेकिन जिनको आप प्लेन से ला सकते हो, जिन संपन्न परिवारों के लिए बसें भेज सकते हो, तो मजदूरों में विलम्ब क्यों? मजदूर भी तो इस देश का एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा इस देश का नींव है। तो मेरा कहना कि जो 60 करोड़ मजदूर 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 734 जिलों में जो फंसे हैं, उनको लाने में अगर एक कलेक्टर ही 734 जिले के कलेक्टर आपस में तालमेल बिठा लेते, तो सारे मजदूर अपने घर में आ जाते। जैसे अपने एमपी में भी जैसे मजदूर फंसे हुए हैं, कटनी का मजदूर अभी लांजी में फंसा हुआ है, ऐसे भी कॉल आए हैं। वही मेरा कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री की व्यवस्था अलग है, मुख्यमंत्री की अलग है, लेकिन पूरे 734 कलेक्टर, पूरे देश में 734 जिले हैं जी। इन कलेक्टरों का आपसी में तालमेल हो जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ गया है, तो आपके यहाँ कितने लेबर हैं, इनको पहले भेज दो, कितने स्टूडेंट हैं उनको भेज दो, कितना कर्मचारी उनको भेज दो, कितना किसान है उनको भेज दो। तो ये सारा का सारा काम, इस तरह की अव्यवस्था नहीं होती और बड़े आराम से हो जाता। दूसरी बात, जो पुलिस है, उसे इसको समझ ही नहीं आया कि हमें लॉकडाउन रोकना है, लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि लोग नीडी हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इन्हें लाठियाँ आप सोचो, उनको बैठकें लगवा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, तो ये कौन सा तरीका है? इससे लोगों में डर पैदा हुआ, भय पैदा हुआ, और अब तक इस देश में कुल 724 मौतें हुई है कोरोना से। उससे ज़्यादा मौतें हो गई, लोगों ने, मजदूर पैदल चल चल के उनके बच्चे ख़त्म हो गए, मॉब लिंचिंग में लोग ख़त्म हो गए, लोगों ने सुसाइड कर लिया। मेरा कहना, मौत का ऐसा भय आपने पैदा कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक मजदूर दिवस तक, हमारा सरकार को चेतावनी कि आप मजदूर दिवस तक तो मजदूरों को उनके घर पहुँचाइए, और 3 मई तक भी यदि आप पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर आप लॉकडाउन पढ़ाओ, कोई बात नहीं, आपका पालन करेंगे, सब लोग पालन करेंगे। यदि शासन प्रशासन यदि मजदूरों को उनके गांव तक नहीं पहुंचाती हैं, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? करेंगे, पदयात्रा करेंगे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाएंगे, पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएंगे लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो मैं फिर समझा रहा हूँ,
जो गुलाम होते हैं ना, उन तोड़ा तब गांधी जी देश के नेता बने। तो सारा जो कानून के भाई भारत में कोई जनता ने खुद अपने आप को घरों में कैद किया है। प्रशासन ने क्या कर दिया, महामारी नियंत्रण अधिनियम लगा दिया, 144 लगा दिया। भाई एक तरफ प्रधानमंत्री हाथ जोड़ रहा है कि भाइयों कोरोना से बचने के लिए आप हमें सहयोग करो, जनता कर्फ्यू करो। दूसरी तरफ प्रशासन क्या कर रहा है, कानून नए नए कानून ढूंढ के जनता के ऊपर अपराध बना रहा है। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री की भाषा अलग है, मुख्यमंत्री की अलग, और जिले में कलेक्टरों की अलग है। तो ये भाषा में समानता होनी चाहिए। जनता सर्वोपरि ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए, अमीर और गरीब। और हम राजनीतिक हैं और हमारा सब कुछ जनता है, इसलिए हम सब कुछ जनता के लिए करेंगे। गरीब लोग हैं, उनके मजदूर हैं, कई दिनों से मजदूर भूखे प्यासे पड़े हैं। प्रधानमंत्री कह रहा है कि भाई आपने कौन सी ऐसा एक माहौल, आपने प्रधानमंत्री केयर फंड बना दिया, तो क्या भारत के युद्ध हार गया क्या, या चीन से लड़ाई हार गया? आप प्रधानमंत्री, उस देश का इतना बड़ा कोष है, 6 साल तक हम दुनिया को भोजन करा सकते हैं। गरीबों को भोजन पहुंचाओ, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाओ। सरकार अगर जनता को बचाना चाहती है तो सरकार को अपना फंड भी पूरी तरह उसमें खर्च करना चाहिए। 15,000 करोड़ का आपने फंड जारी कर दिया, 20,000 करोड़ में आप नया संसद भवन बना रहे हो, तो नया संसद भवन का काम रोको, वो भी पैसा लगाओ। और जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, तो लॉकडाउन में कैसे जीवित रहेगा, इस पे एक गाइडलाइन तैयार करके उन सब लोगों की मदद करो। जैसे अभी मध्यम वर्ग बहुत मारा जाएगा इस परिस्थिति में, गरीबों की हर तरह की व्यवस्था हो रही है, अमीर अपने में मस्त है, मध्यम वर्ग का आदमी बोल नहीं पा रहा है। देखिए मध्यम वर्ग तो अपनी मान सम्मान के लिए संघर्ष करता है ना। सरकार देखो, इस पूरे मामले में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, हर नागरिक के प्रति सरकार जिम्मेदार है। हर नागरिक वोट दे के देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाता है, तो सरकार को सरकार भीख मांग रही है। प्रधानमंत्री बोल रहा है कि अडानी दो, पैसा दो, उनको इनकम टैक्स में छूट देंगे। भाई किस बात की छूट? यदि सरकार हो करोड़ों रुपए कमाओ तो आप यहाँ पे सब, आप क्यों इनकम टैक्स की छूट दो? और आपने अलग से फंड बनाया, तो उस अलग का जो फंड है उसको मदद करो, स्टूडेंट को मदद करो, किसानों को मदद करो, मध्यम वर्ग को मदद करो, मजदूरों को मदद करो। जो CSR का फंड है जो कई कंपनियों का आता है, उसको इस बार पूरा मजदूरों को, मध्यम वर्ग को दो। श्रमिक कल्याण का फंड आता है, उसको दो आप। एजुकेशन का फंड आता है, उसको दो आप पैसा। तो सरकार के पास सही एडवाइज़र नहीं है, सही गाइडलाइन नहीं है, इसलिए सरकार इन नौकरशाहों के हाथों में खेल रही है और सरकार विफल होती जा रही है। मेरा प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये नौकरशाहों की जो भाषा बोल रहे हैं, सिस्टम की भाषा बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा बोल रहे हैं, भाषा बोलना बंद करें और जनता की भाषा में बात करें कि मेरा गरीब कहाँ सो रहा होगा। पहले राजा होता था, उसे चिंता होती थी कि मेरे राज्य में कोई गरीब भूखा तो नहीं। तो ये चिंता जब तक इस देश के राजाओं को नहीं आएगी, तब तक इस देश में कारगर कदम नहीं उठाया जा सकता। कारगर जैसे सरकार अभी यहाँ राशन बांट रही है जो गांव में है, और एक्चुअली जो बाहर में है उनके पास राशन नहीं है, तो यहाँ बांटने की अपेक्षा उनको जब घरों में ला देती तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा मेरा कहने का मतलब है, जानवर और इंसान में फ़र्क है ना। हम मवेशी को पैरा दे देते हैं, पानी पिला देते हैं। इंसान को जब चावल देते हैं तो सब्जी भी लगती है, प्याज भी लगता है, नमक भी लगता है, तेल भी लगता है, दूसरे दिन नहाना भी लगता है, नए कपड़े भी लगते हैं। इंसान और जानवर में फ़र्क करो। सरकार का जो व्यवस्था है वो जानवरों की तरह की व्यवस्था है, वो इंसान को इंसान नहीं समझ रही। वो सोच रही है कि 2 रुपये किलो का चावल डाल दोगे तो इंसान पल जाएगा, उसकी बाकी चीज़ें उसे नहीं दिख रही है। अभी जैसे यहाँ नई सरकार आई है, अभी कुछ लॉकडाउन के बीच में ही बनी है सरकार और उसका मंत्रिमंडल भी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सरकार तो रोगी सरकार है, इसको दल बदल का रोग लगा हुआ है। पिछली सरकार भी दल बदल में चली गई, ये सरकार भी बीमार सरकार है। तो बीमार आदमी आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। अभी ये सरकार तो समझ लो बैसाखी भी चल रही है, पता नहीं कितने दिन चलेगी, फिर कौन सी सरकार आएगी। तो मध्य प्रदेश में जब तक आम चुनाव नहीं होगा तब तक इस सरकार पर। फिर भी शिवराज के बारे में मैं कह सकता हूँ, शिवराज गरीबों का आदमी है, गरीबों के परिवार से उठा हुआ। कमलनाथ और शिवराज में फ़र्क है कि कमलनाथ ने कभी गरीबी देखी नहीं और शिवराज ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। शिवराज बहुत मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। जब ये छोटा था तो इसकी मदर ख़त्म हो गई थी और इसने इतना तिरस्कार भोगा है अपने गांव में, पैदल पैदल घूम घूम के ये आदमी इस ऊंचाई तक पहुंचा। और अभी भी लोग जो संपन्न लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, शिवराज को बहुत सम्मान नहीं देते हैं। तो शिवराज छोटे वर्ग का व्यक्ति है, इसलिए उसने सबसे पहले आपने देखा होगा किसानों के बारे में काम शुरू किया, उसने गरीबों के बारे में काम शुरू किया, मजदूरों के बारे में काम शुरू किया। यही लॉकडाउन कमलनाथ जी ने था। कमलनाथ जी ने कभी देखा नहीं, बोला नहीं मारो पीटो बंद करो, लॉकडाउन का पालन करो, ये कोई तरीका नहीं। दोनों में थोड़ा फर्क है। तो मानवीय सोच शिवराज में ज़्यादा है कमलनाथ जी की तुलना में। पार्टी अपनी जगह है,
बीजेपी क्या है, कहाँ सोनिया जी क्या सोचती है, मोदी जी क्या सोचते हैं। लेकिन हम अपने प्रदेश की अगर बात करें तो शिवराज ज़्यादा बेटर है कमलनाथ जी। फिलहाल हमारी अनिश्चितकालीन जो धरना है वो मजदूरों के हित में है बिल्कुल। और आपकी यही मांग है कि सारे मजदूरों को सकुशल उनके घर लौटाया बस जाए। उनके घर पहुंचाया जाए, घर पहुंचा दिया जाए ताकि वो अपने परिवार से मिले, उनके बीच में रहे, फिर बाकी जीवन वो कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए लांजी से रूपेश राप्ते की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।